नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमने आर्थिक क्रियाएं पढ़ ली थी। आर्थिक क्रियाओं के बाद में हम देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार जो होता है वो भी कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि व्यापार एक सेवा है। तृतीयक क्रियाकलाप में क्या आते हैं? सेवाएं। तृतीयक क्रियाकलाप में क्या आएंगी? सेवा। और व्यापार भी एक क्या है? सेवा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापार होता क्या है। किसे कहेंगे हम व्यापार? यदि कोई व्यक्ति वस्तु देकर या तो किसी दूसरे को वस्तु देता है और उससे पैसे लेता है, या किसी दूसरे व्यक्ति से वस्तु लेता है और पैसे देता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, जिनसे पैसा आए, धन आए, उसको क्या कहेंगे? व्यापार। एक होता है वस्तु विनिमय व्यापार। वस्तु विनिमय व्यापार का तात्पर्य यह है कि वस्तु के बदले वस्तु को देना। वस्तु विनिमय व्यापार होता है जिसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पहले के समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय लोग क्या करते थे कि उसके पास में जो वस्तु थी वो वस्तु किसी दूसरे को देते थे। यानी कि जिसके पास में वो वस्तु, जिस प्रकार, उदाहरण लीजिए, एक मान लीजिए कुम्हार है, ठीक है, जो क्या बनाता है? मटके बनाएगा। और एक किसान है, क्या उत्पादित करेगा? अनाज उत्पादित करेगा, ठीक है। अब इस किसान को तो क्या चाहिए? मटका। और इस मटके वाले को क्या चाहिए? अनाज। तो ये अपना अनाज इसको देगा, ठीक है, और ये अपना जो वस्तु बनाई है, मटका बनाया है, कुछ भी बनाया हो, वो किसान को देगा। यानी कि वस्तु के बदले क्या मिली? वस्तु। ये कौन सा व्यापार हो गया? वस्तु विनिमय व्यापार हो गया है, ठीक है। व्यापार किसे कहेंगे? वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो, उसको क्या कहेंगे? व्यापार। और कौन सी क्रियाकलाप में शामिल होगा व्यापार? तृतीयक क्रियाकलाप में व्यापार शामिल होता है। अब हम इस अध्याय में किसका अध्ययन करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। यानी कि वह व्यापार जो देश के अंदर ना होकर दूसरे देशों के साथ में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? एक देश से एक ही राष्ट्र के साथ व्यापार करे। जैसे भारत है, भारत ऐसा नहीं है कि चीन के साथ में ही व्यापार करे, ठीक है, वो अनेक राष्ट्रों के साथ में व्यापार कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो डेफिनेशन क्या बनी, परिभाषा क्या बनी? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं हम। देखिए, सर्वप्रथम प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता था, केवल क्षेत्रीय व्यापार होता था। वस्तुओं का उत्पादन होता था। वस्तुओं का उत्पादन करके लोग क्या करते थे? अपने आसपास वाले क्षेत्रों में ही व्यापार कर लिया करते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे? अपने आसपास वाले क्षेत्रों में व्यापार कर लिया करते थे।
क्योंकि उनके पास में एक तो परिवहन के साधन नहीं थे, ठीक है, दूसरा वे लोग भयभीत थे, डर था उनके मध्य कि हो सकता है कि हम दूसरे क्षेत्र में जाएं और जो हमारा माल है वो उसको कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है, इसलिए वो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते थे बल्कि अपने आसपास ही व्यापार कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवहन के साधन आए। पहली बात तो ये एक चीज और समझिए, इससे पहले एक चीज समझिए, जो व्यापार होता है ये व्यापार परिवहन के माध्यम से ज्यादा होता है। किसके माध्यम से? परिवहन। परिवहन आधारभूत है व्यापार का। यदि परिवहन जितना विकसित होगा उतना ही व्यापार अधिक होगा। यदि परिवहन विकसित नहीं है तो व्यापार भी क्या होगा? कम होगा। भाई हम व्यापार करें किसी वस्तुओं का ही तो करेंगे, वस्तु को एक स्थान से ले दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या चाहिए? हमारे को परिवहन का साधन चाहिए। यदि वो परिवहन का साधन नहीं है तो हम लेके जाएंगे क्या? उसको नहीं ले जा सकते, तो व्यापार नहीं होगा। केवल हम एक विशेष क्षेत्र में ही कर सकते, आसपास के क्षेत्र में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम यहां पे इसके इतिहास में। तो मैंने बताया कि सर्वप्रथम एक छोटे क्षेत्र में होता था, लेकिन जो जो परिवहन के साधन आते गए वैसे वैसे दूसरे क्षेत्रों में यानी कि लंबी दूरियों में व्यापार होना प्रारंभ हो गया। प्राचीन समय में स्थानीय बाजारों में व्यापार प्रतिबंधित था। धीरे धीरे लंबी दूरी का व्यापार विकसित हुआ, जिससे सिल्क रूट एक उदाहरण है। यानी कि पहले तो क्या था, किसी एक क्षेत्र में ही व्यापार होता था, अपने आसपास ही व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार लंबी दूरियों में होने लगा। और उदाहरण यदि लें हम तो एक उदाहरण है रेशम मार्ग। कौन सा है? रेशम मार्ग। ये जो रेशम मार्ग है यानी कि सिल्क रूट, इसकी जो टोटल लंबाई थी वो 6000 किलोमीटर थी। ये रेशम मार्ग रोम से प्रारंभ होता था। कहां से? रोम से। रोम से प्रारंभ होता था ये। रोम से कहां आता था? चीन, और चीन से भारत, भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होता हुआ ईरान तक जाता था। कहां तक जाता था? ईरान तक। और ईरान से आगे मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे वहां तक ये व्यापार होता था। रोम में ऊन हुआ करती थी, बहुत उच्च किस्म की ऊन, इसका व्यापार होता था। चीन में जो रेशम था यह होता था। इसके बाद में भारत में जो बहुमूल्य खनिज थे जैसे हीरे, मोती, जवाहरात, इनका व्यापार ईरान और मध्य एशिया तक यह व्यापार होता था। यह मार्ग 6000 किलोमीटर लंबा था जो रोम को चीन से जोड़ता था, और व्यापारियों ने इस मार्ग से चीनी रेशम, रोमन ऊन, धातुओं आदि का परिवहन किया। यानी कि रोम से ऊन, चीन से रेशम, ठीक है, और बहुमूल्य जो धातुएं थी उनका व्यापार करना प्रारंभ किया। बाद में समुद्री और महासागरीय मार्गों की खोज हुई और व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। इसके बाद में धीरे धीरे जो महासागरीय मार्ग थे उन महासागरीय मार्गों की खोज हुई, जहाजों का निर्माण हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे ये और भी लंबी दूरी में व्यापार करना प्रारंभ
कर दिया। 15वीं शताब्दी में दास व्यापार का उदय हुआ। देखिए भाई, दास व्यापार क्या है? यानी कि व्यक्तियों का व्यापार। जो आदमी थे, ब्रिटेन ने 15वीं शताब्दी में अपने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्र अंग्रेजों का गुलाम रहा, हमारा राष्ट्र भी ब्रिटेन का क्या था? एक उपनिवेश था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में बागान कृषि प्रारंभ की। कौन सी कृषि? बागान कृषि। जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, जो नारियल के बागान है, इन बागानों की कृषि करना प्रारंभ किया। अब इन बागानों में क्या चाहिए? आदमी चाहिए। जैसे ब्रिटेन ने अमेरिका में भी उपनिवेश बनाए और वहां पर भी बागाती कृषि प्रारंभ कर दी। अब अमेरिका में भी क्या चाहिए भाई? मजदूर चाहिए। तो उस समय ब्रिटेन वासी क्या करते थे? अफ्रीका महाद्वीप से व्यक्तियों को लेते थे और वहां अमेरिका में जाकर उन व्यक्तियों को क्या करते थे? बेच देते थे। ऐसे व्यापार को क्या कहा गया? दास व्यापार, यानी कि आदमियों का व्यापार। आदमियों को उठाया, मतलब खरीदा और अमेरिका में जाकर वहां बेच दिया। किसके लिए? कृषि करने के लिए, बागाती कृषि करने के लिए या मजदूरी के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? दास व्यापार। इसमें ब्रिटेन अकेला ही नहीं था, पुर्तगाली, डच, स्पेन और ब्रिटिश अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ लिया और अमेरिका में बागान मालिकों को क्या कर दिया? बेच दिया। यह हुआ दास व्यापार। औद्योगिक क्रांति के बाद में औद्योगिक देशों ने कच्चे माल का आयात किया और गैर औद्योगिक देशों को तैयार माल का निर्यात किया। जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति में देखिए दो महाद्वीप ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां शुरू हुई? यूरोप महाद्वीप में। किसमें हुई? यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद में अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में, यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। तो इन राष्ट्रों में उद्योग लगे। अब ये उद्योग लगे तो वस्तुओं का क्या करेंगे? निर्माण। इन देशों ने क्या किया? जिन राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ नहीं हुई थी, उन राष्ट्रों से कच्चा माल ये क्या करते थे? ये आयात। क्या करते थे? आयात, यानी खरीदते थे। वहां पर उद्योगों में इस कच्चे माल से क्या करते थे? माल को तैयार करते थे, यानी उसका विनिर्माण करते थे। जो तैयार माल था उसको कहां बेचते थे? कौन से बाजारों में? यानी कि जहां पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ नहीं हुई है, उन राष्ट्रों में तैयार माल को क्या करते थे? बेचते थे। अब निष्कर्ष यह निकला, जिन राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति हुई वो राष्ट्र तो कौन से माल का आयात कर रहे हैं? कच्चे माल का। और निर्यात कौन से माल का कर रहे हैं? तैयार माल का। और जिन देशों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ नहीं हुई वो राष्ट्र आयात कौन से माल का कर रहे हैं? तैयार माल का। और निर्यात कौन से माल का कर रहे हैं? कच्चे माल का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और श्रम विभाजन में विशेषज्ञता परिणाम है। उत्पादन और श्रम विभाजन यह तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यापारिक भागीदारियों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फायदेमंद है कब रहेगा? जब कोई राष्ट्र आयात तो कम करे और निर्यात ज्यादा करे। किसी भी राष्ट्र का फायदा कब होगा? जब माल का आयात तो क्या करे वो कम और निर्यात क्या करे वो ज्यादा, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ मिलेगा उस राष्ट्र को। यदि वो
आयात तो कर रहा है ज्यादा और निर्यात कर रहा है कम, तो उस राष्ट्र को फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा, उसका ऋणात्मक लाभ जाएगा। ठीक है। रेशम मार्ग के जरिए चीन के रेशम एवं रोम की ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। और क्या होता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार से? अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिका में होता था, पहले की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार हुआ। जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई, जिन राष्ट्रों में उद्योग स्थापित हुए वो राष्ट्र तो विनिर्मित वस्तुओं का क्या करने लग गए? निर्यात, और कच्ची वस्तुओं का क्या करने लग गए? आयात। इसके बाद में आधुनिक युग में WTO का गठन हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। ये आगे पढ़ेंगे हम WTO। आधुनिक युग में पतनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि व्यापार प्रारंभ हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पतन आवश्यक है, यानी कि बंदरगाह आवश्यक है। ठीक है, इनका भी अध्ययन हम बाद में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों शुरू होता है, कब होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू? कोई ना कोई तो कारण होंगे कि जिनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। भाई आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का कोई ना कोई तो कारण है, वैसे तो आप बैठे नहीं है कि आप कोई ना कोई तो कारण है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई तो कारण होगा, वरना आप गाने भी सुन सकते हो, फिल्म भी देख सकते हो, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण यह है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उस ज्ञान से आपको रोजगार मिले या अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सके, ठीक है, अपना विकास कर सके, इसीलिए पढ़ रहे हो आप। तो कोई ना कोई कारण रहता है किसी ना किसी काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कोई ना कोई तो कारण है इसका, क्योंकि मेरे को वेतन चाहिए इसलिए पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आपको ज्ञान चाहिए इसलिए पढ़ रहे हो आप। तो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने का कोई ना कोई तो कारण होता होगा, वही कारण देखते हम। क्या कारण है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, जिन कारकों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है वे है राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। पहला कारण, जो संसाधन होते हैं वे संसाधन, जो ये संसाधन है सभी जगह समान रूप से संसाधन नहीं फैले हुए। ऐसा नहीं है कि भारत में लोहा है तो जापान में भी लोहा है, भारत में कपास है तो ब्रिटेन में भी कपास है, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि संसाधन सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं फैले हुए हैं, असमान रूप से फैले हुए। अब जिन राष्ट्रों में जो संसाधन नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दूसरे राष्ट्र के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं वहां से वो संसाधन प्राप्त कर लूं। दूसरा राष्ट्र कब देगा उसको संसाधन? कि वो ये कहेगा कि आपके पास में इस संसाधन की अधिकता है तो ये संसाधन तो मेरे को दे दो और मेरे वाला संसाधन आप ले लो। ठीक है, व्यापार का परिणाम होता है तोल। व्यापार का परिणाम क्या है? तोल। अभी इसको क्लियर करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो संसाधनों में जो अंतर है उसी अंतर की वजह से क्या प्रारंभ हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाता है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप लोगों के पास में अनाज नहीं है भाई, क्या नहीं है? अनाज नहीं है, केवल आपके पास में कपड़ा है। ठीक है, मेरे पास में अनाज है लेकिन क्या नहीं है? कपड़ा नहीं। अब आप क्या चाहोगे? अनाज चाहोगे, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? कपड़ा, क्योंकि अनाज है मेरे पास में। तो मैं तो आपसे क्या लेऊंगा? कपड़ा।
और आप मेरे से क्या लोगे? अनाज। यदि मेरे पास में भी अनाज होता, आपके पास में भी अनाज होता, तो व्यापार होता क्या? नहीं होता। आपके पास में भी कपड़ा था और मेरे पास में भी कपड़ा है, तो होता क्या व्यापार? तो संसाधनों का अंतर है कि नहीं है? समान रूप से संसाधन है नहीं, तो इन संसाधनों का अंतर होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ होता है। दुनिया में असमान रूप से वितरित किए जाते हैं, यानी कि जो संसाधन है वो, ये अंतर मुख्य रूप से भूविज्ञान, खनिज संसाधन और जलवायु के संदर्भित होते हैं। जो संसाधनों में अंतर आता है, ये संसाधनों में अंतर या तो भूविज्ञान, धरातल के, यानी कि जो धरातल किससे निर्मित हुआ है उसकी वजह से, या खनिजों की वजह से, या जलवायु की वजह से। जलवायु, खनिज और भू की उत्पत्ति, उसकी वजह से इन संसाधनों में क्या आता है? अंतर आता है। देखिए किस प्रकार से आता है। जैसे भूवैज्ञानिक संरचना, इसका अर्थ है राहत सुविधाएं, भूमि का प्रकार, उपजा, जैसे उपजाऊ है, पहाड़ी है, तराई है, या कृषि है, या पर्यटन है, या अन्य गतिविधियों के समर्थन करती है। यानी कि भूमि की आकृति कैसी है, वो पर्वतीय है या मैदानी है या मरुस्थलीय है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है, किस प्रकार की उसकी संरचना है, यह किसके अंतर्गत आएगी? भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत आएगी। मान लीजिए एक भूमि का जो प्रकार है, जैसे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि में खाद्यान्न पदार्थ अधिक होंगे, और किसी राष्ट्र के पास में मान लीजिए उपजाऊ भूमि नहीं है, किसी राष्ट्र के पास में उपजाऊ भूमि नहीं है, तो खाद्यान्न पदार्थ उत्पादित करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। उस राष्ट्र के पास में ऐसी भूमि है जहां पे क्या है? खनिज है, और एक राष्ट्र जिसके पास में क्या है? उपजाऊ भूमि है। अब क्या करेंगे ये दोनों राष्ट्र? जिसके पास में उपजाऊ भूमि थी वो तो क्या करेगा? खनिज की प्राप्ति करना चाहेगा, तो खनिज इससे लेगा, और ये खनिज वाला खाद्यान्न इससे लेगा, व्यापार प्रारंभ हो गया। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग उत्पादित वस्तुएं अलग उत्पादित होती हैं, जबकि मैदानों में अलग होती हैं, रेगिस्तान में अलग होती हैं, तराई प्रदेशों में अलग होती हैं। अलग अलग वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो उन क्षेत्रों को और जो वस्तुएं चाहिएंगी वो दूसरे क्षेत्रों से क्या करेंगे? आयात करेंगे। ठीक है, और ज्यादा वस्तुएं हैं और जिस क्षेत्र में कम वस्तुएं हैं वहां पर वो उसका क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। अब समझ में आ गया कि व्यापार क्यों प्रारंभ हुआ। खनिज संसाधन से समृद्ध क्षेत्र व्यापार को आगे बढ़ाने वाले औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। जो खनिजों से समृद्ध हैं, जहां पर खनिज ज्यादा है, वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को जहां पर खनिज उपलब्ध नहीं है उनको क्या करेगा? खनिज भेजेगा। जैसे भारत के पास में पेट्रोलियम जो खनिज है उसकी कमी है, तो हम सऊदी अरब, इराक, यहां से क्या करते हैं? पेट्रोलियम का, रूस, यहां से क्या करते हैं? पेट्रोलियम का आयात करते हैं। और हमारे पास में जो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, जैसे लोहा है, कोयला है, ठीक है, या खाद्यान्न पदार्थ है, उनका हम क्या करते हैं? निर्यात। ठीक है। जलवायु, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार के वहां पर संसाधन पाए जाएंगे। एक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति और जीवों के प्रकार को प्रभावित करता है जलवायु। जलवायु किसको ज्यादा प्रभावित करेगी? वनस्पति और जीवों को। जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक। अब यदि हम बात करें ध्रुवीय प्रदेशों की, तो ध्रुवीय प्रदेशों में हमारे आसपास जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, क्या ध्रुवीय प्रदेशों में लेके जा सकते हैं हम उनको? मर जाएंगे। जैसे हमारे ऊंट है, ऊंट को हम लेह लद्दाख में ले जाएंगे क्या? क्योंकि वहां तो ठंड है,
वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऊंट कहाँ रह सकता है, उष्ण जलवायु में रह सकता है आसानी से। यदि याक है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, याक है, याक को हम यहाँ बीकानेर बाड़मेर में छोड़ दें क्या, वो जलवायु को सहन नहीं कर पाएगा। जलवायु जहां की जैसी जलवायु है उसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। उदाहरण ले, जो ठंडे प्रदेश हैं, जो शीत जलवायु पाई जाती है, वहां पर ऊन अधिक उत्पादित होती है। जो उष्ण या उष्ण जलवायु है, वहां पर जो जैसे गन्ना है, कपास है, इस प्रकार के उत्पादन तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे कि ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन होता है और गर्म क्षेत्रों में कोका, रबड़, केले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कोका या चाय, कॉफी, रबड़, ये ज्यादा उत्पादित होते हैं। और शीत क्षेत्रों में ऊन ज्यादा उत्पादित होती है। तो शीत क्षेत्रों को तो हम क्या दे दें, चाय, कॉफी, केले वगैरह दे दें, और ठंडे क्षेत्रों से हम क्या ले लें, ऊन प्राप्त कर लें। क्या हो गया, व्यापार प्रारंभ हो गया। फिर आता है जनसंख्या कारक। मान लीजिए किसी राष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। दो राष्ट्रों का उदाहरण लेते हैं। एक राष्ट्र है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा राष्ट्र है मान लीजिए ब्रिटेन मान, ठीक। यहां की जनसंख्या कम है, यहां की जनसंख्या क्या है, ज्यादा। यहां पर जो भी उत्पादन होगा, ये उत्पादन ज्यादा जनसंख्या में खपत हो सकती है क्या, उस उत्पादन की हो सकती है। मान लीजिए आपके परिवार में 20 व्यक्ति हैं, आपने एक साल में 10 अनाज की बोरियां पैदा की, तो आप बेच सकते हो क्या उनको, नहीं बेचोगे, क्योंकि वो 20 आदमी खा जाएंगे 10 बोरियों को। तो यदि आपके परिवार में 4 व्यक्ति हैं और आपने उत्पादित की 20 बोरियां, तो अब उन 20 का क्या करोगे आप, निर्यात ही तो करोगे। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र में यदि जनसंख्या ज्यादा है तो वहां उत्पादित जो माल है, उस उत्पादित माल की खपत उसी राष्ट्र में हो जाएगी। और जिस राष्ट्र में जनसंख्या कम है, उस राष्ट्र में उत्पादित माल जो है उसका वो राष्ट्र क्या करेगा, निर्यात करेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक। सांस्कृतिक कारक, तो इसी को और देख लेते हैं। जनसंख्या का आकार, वितरण और विविधता माल के प्रकार और मात्रा के संबंध में व्यापार को प्रभावित करती हैं। बाहरी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार की बड़ी मात्रा स्थानीय बाजारों में खपत के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। यही बात मैंने आपको बताई है सीधे शब्दों में, ठीक है। सांस्कृतिक कारक, कला और शिल्प की विशिष्ट रूप में कुछ संस्कृतियों में विकसित होती है और व्यापार को जन्म देती है। यानी कई राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने सांस्कृतिक कारक के कारण व्यापार करते हैं। जैसे हम जयपुर के हीरे और जवाहरात की जो जड़ाई देखते हैं या उनकी निकासी देते हैं, तराशी देखते हैं, ठीक है, उनको तराशा जाता है, तो जयपुर का मुकाबला कोई नहीं करता है, ठीक है। अब जयपुर से ये जो हीरे जवाहरात हैं वो कौन से राष्ट्रों में भेजे जाएंगे, जहां पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे हम इनका निर्यात करते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर इनका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। चीन है, चीन के चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो स्पेशल होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, तो चीन उनका क्या करता है, निर्यात करता है। उसी प्रकार से ईरान के कालीन, जो कालीन होते हैं नीचे बिछाने वाले,
ठीक है, जैसे आप ये मैट देख रहे हो, ये तो मैट है। इसी तरीके से कालीन बिछाए जाते हैं, जो कहां पर ज्यादा बढ़िया बनते हैं? ईरान। ठीक है, इंडोनेशिया के बाटिक कपड़े, इंडोनेशिया के जो कपड़े कौन से बाटिक कपड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो वो उनका निर्यात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये कारक प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास के चरण, औद्योगिकृत राष्ट्र निर्यात, जो आर्थिक विकास है इसको सीधे तरीके से समझिए। जिन राष्ट्रों में आर्थिक जो विकास तीव्र गति से हुआ है, अर्थात जिनमें औद्योगिकरण फैल चुका है, वो राष्ट्र तो क्या काम करते हैं? मशीनरी जो तैयार उत्पाद है, ठीक है, मशीनरी और जो तैयार उत्पाद है वो दूसरे राष्ट्रों को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रों से जो अविकसित या विकासशील राष्ट्र हैं उनसे वो क्या आयात करते हैं? कच्चा माल। क्या करते हैं? कच्चा माल और खाद्यान्न माल आयात करते हैं। यानी कि जिनमें औद्योगिक क्रांति है, जिनमें औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है, वो राष्ट्र तो क्या करेंगे? वो राष्ट्र मशीनरी और तैयार माल का क्या करेंगे? निर्यात दूसरे राष्ट्रों को भेजेंगे। और जो विकासशील राष्ट्र हैं, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, वो राष्ट्र क्या करेंगे? वहां पर जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल का निर्यात कौन से राष्ट्रों को करेंगे? जहां पर औद्योगिक विकास हो चुका है। ठीक है, विदेश निवेश की अधिकता विकासशील देशों में पूंजी की कमी होती है, इसलिए विदेश निवेश वृक्षारोपण कृषि को विकसित करके विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है। देखिए, विदेश निवेश कब होगा? जो विकासशील राष्ट्र हैं, उन विकासशील राष्ट्रों में पूंजी की क्या होती है? कमी होती है, तो वो विदेशों में निवेश बहुत कम करते हैं। और जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें पूंजी की अधिकता होती है, तो दूसरे राष्ट्रों में वो क्या करते हैं? निवेश करते हैं। ठीक है, पुराने समय में परिवहन के अभाव में स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन रेल, महासागर और हवाई परिवहन, प्रशीतन, संरक्षण के बेहतर साधन, व्यापार के ने स्थानीय विस्तार का अनुभव किया है। सबसे पहले परिवहन के साधन नहीं थे, ठीक है, प्रशीतन नहीं थे, संरक्षण यानी कि उनका संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जा सकता था, जो एकत्रित हुए हैं संसाधन उनको बचाया नहीं जा सकता था, ये उपाय नहीं थे। लेकिन वर्तमान समय में ये सब कुछ है। परिवहन के साधन भी हैं, रेल परिवहन भी है, सड़क परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, जल परिवहन भी है, प्रशीतन भी है, मतलब बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, इसका तात्पर्य है प्रशीतन का, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर जो कच्चा माल है उसको सुरक्षित रखा जा सके, जैसे मीट है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, ये क्या होते हैं? जल्दी से खराब होने वाले उत्पाद हैं। भाई मीट को हमें आवश्यकता होगी, दूध तो ऐसी चीज है आपके घरों में देखते हो, आप सुबह दूध निकाल लेते हो और शाम को चाय बनानी होती है आपको, किस में रखोगे आप? फ्रिज में रखोगे आप, और फ्रिज में नहीं रखा आप गर्मियों के समय तो क्या चाय बनेगी? क्या फट जाएगी, फिर हो हल्ला हो जाएगा कि आज फ्रिज में नहीं रखा दूध को। ठीक है, तो ऐसे जो शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनको प्रशीतन में रखा जाता है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें रखा जाता है जिससे वो सुरक्षित रहें। आज ये सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अब हम देखते हैं प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो व्यापार होता है, क्या होता है? व्यापार। ये व्यापार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है राष्ट्रीय व्यापार
और एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मात्र व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार जो एक राष्ट्र के अंदर ही व्यापार किया जाए, एक राष्ट्र के ही अंदर व्यापार किया जाए, उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के। इस व्यापार के ये 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का। एक तो द्विपार्श्विक व्यापार, एक बहुपार्श्विक व्यापार। एक पहला कौन सा होता है? द्विपार्श्विक व्यापार, और दूसरा कौन सा होता है? बहुपार्श्विक व्यापार। देखिए द्विपार्श्विक व्यापार कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये एक राष्ट्र है और ये भी दूसरा राष्ट्र है, ठीक है? ये राष्ट्र इससे व्यापार करता है और ये राष्ट्र इससे व्यापार करता है। एक सी राष्ट्र है, ना तो ये ए इससे करता है ना बी इससे करता है, केवल दोनों आपस में ही व्यापार करते हैं। ये व्यापार तो कौन सा कहलाया? द्विपार्श्विक व्यापार। कौन सा कहलाया? द्विपार्श्विक व्यापार। दोबारा बता देता हूं, द्विपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं? 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जैसे भारत और चीन है, यदि भारत और चीन के अंदर ही व्यापार हो, भारत है ना, केवल किससे व्यापार करे? चीन से, ठीक है? भारत ना तो अमेरिका से करता है, ना ब्रिटेन से करता है, ना पाकिस्तान से करता है, ना बांग्लादेश से करता है, केवल कौन से राष्ट्र से व्यापार कर रहा है? चीन से। तो ये कौन सा व्यापार हुआ? द्विपार्श्विक व्यापार। केवल 2 राष्ट्रों के मध्य ही व्यापार होगा इसमें। अब समझ में आया? बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? बहुपार्श्विक व्यापार। ए राष्ट्र है, बी राष्ट्र है, सी है, डी है, ई है, ये इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी, इससे भी, ये इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। यानी ये ए राष्ट्र है, किसी भी देश से व्यापार करे, चाहे बी राष्ट्र है, किसी भी देश से व्यापार करे, यानी 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? बहुपार्श्विक व्यापार। उदाहरण ले, भारत चीन से भी व्यापार करे, जापान से भी करे, ब्रिटेन से भी करे, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करे, ब्राजील से भी करे, चिली से भी करे, ठीक है? बांग्लादेश से भी करे, पाकिस्तान से भी करे, भूटान, नेपाल, सभी से करे, तो वो कौन सा व्यापार कहलाएगा? बहुपार्श्विक। बहुत से राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? बहुपार्श्विक व्यापार। अब देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? व्यापार का परिणाम, व्यापार संयोजन और व्यापार की दिशा। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष है। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि व्यापार के कितने पक्ष हैं, तो व्यापार के कितने पक्ष होते हैं? 3। व्यापार का परिणाम, व्यापार संयोजन और व्यापार की दिशा। तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं कि व्यापार का परिणाम क्या होता है, व्यापार का संयोजन क्या होता है और व्यापार की दिशा क्या होती है। व्यापार का परिणाम, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल। अभी मैं बात कर रहा था व्यापार किस में होता है? तोल में। किस में होता है? तोल में। क्या बोल रहे हैं यहां पे? व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल
क्या कहलाता है? परिणाम। क्या कहलाता है? परिणाम। व्यापार में जो व्यापार से जो वस्तुएं व्यापार में की गई हैं उनका तोल क्या कहलाएगा? व्यापार का परिणाम। अब आप मेरे को यह बताओ कि वस्तुओं को तोल सकते हैं क्या हम? जिन जिन वस्तुओं का व्यापार किया है, जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास में एक कंपनी है, मोबाइल की कंपनी, और मैं मोबाइल का क्या करता हूं? व्यापार करता हूं। क्या उनको मोबाइल को तोल तोल के दोगे क्या आप? कि 1 किलो मोबाइल तू ले जा, 1 किलो तू ले जा। परिणाम तो तभी आएगा। भाई यहां क्या बोल रहे हैं? व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल क्या कहलाता है? तो उन वस्तुओं को तोल तोल के देंगे क्या? कोई घड़ी का व्यापार कर रहा है, ले जा 5 किलो रुपए किलो में, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाओं का तोल नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को, व्यापार में की गई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के कुल मूल्य को, उन वस्तुओं का जो मूल्य है उसको व्यापार का क्या कहते हैं? परिणाम। वस्तुओं के तोल को क्या कहते हैं? परिणाम। लेकिन सभी व्यापार में जो वस्तुएं हैं उन सभी का तोल नहीं हो सकता, इसलिए उन वस्तुओं के जो मूल्य है उस मूल्य को क्या कहते हैं? व्यापार का परिणाम कहते हैं। आया समझ में? व्यापार का परिणाम यानी व्यापार में जो वस्तुएं भेजी या आई हैं उनका तोल क्या कहलाता है? परिणाम। लेकिन व्यापार में सभी वस्तुओं का तोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन वस्तुओं का क्या लगाया जाता है? मूल्य लगाया जाता है। अभी मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया। मोबाइल को तोल के नहीं बेच सकते कि ये इतने किलो का है, इतने रुपए किलो दूंगा मैं आपको। उस मोबाइल का क्या लगेगा? मूल्य लगेगा। अब मैं कितने मोबाइल बेचता हूं उनका जो टोटल मूल्य है वो व्यापार का क्या कहलाएगा? परिणाम कहलाएगा। समझ में आई? व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन से अभिप्राय देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से है। जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में द्वितीयक यानी कि विनिर्माण वस्तुओं का और सेवाओं का ज्यादा व्यापार हुआ है। व्यापार संयोजन का क्या तात्पर्य है कि पहले तो हम व्यापार किसका करते थे? किसका व्यापार करते थे? पहले तो हम किसका करते थे? प्राथमिक उत्पादों का। किसका करते थे? प्राथमिक उत्पादों का। लेकिन धीरे धीरे हम किसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया? विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ये क्या है? व्यापार संयोजन। पहले तो क्या कर रहे थे? प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे किसका करने लगे? द्वितीयक और जिसे द्वितीयक में क्या आ जाएगा? विनिर्माण आ जाएगा, विनिर्मित वस्तुएं आ जाएंगी, सेवाएं आ जाएंगी, उनका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या कहलाएगा? व्यापार का संयोजन। अब सेवा क्षेत्र भी तेजी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी पहले हम प्राथमिक जो वस्तुएं थी, उत्पाद थे, उनका व्यापार करते थे। धीरे धीरे हमने विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार करना प्रारंभ किया, लेकिन वर्तमान समय में हम सेवाओं का भी क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार की दिशा तीसरा पक्ष है व्यापार का। पहले विकासशील देश कीमती वस्तुओं तथा शिल्प कला की वस्तुओं आदि का निर्यात करते थे। कौन से राष्ट्र? विकासशील। जो विकासशील राष्ट्र थे वो पहले कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे? जो उनके पास में शिल्प कलाएं थी। संस्कृति में हमने देखा
कि चीन में चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, भारत में बहुमूल्य आभूषण, ठीक है, रत्न जवाहरात, इनका व्यापार किया करते थे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। जब 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में जिन राष्ट्रों ने उपनिवेश बनाए थे उन राष्ट्रों ने किसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया? विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। निर्यात करना विनिर्मित वस्तुओं का, और आयात जो विकासशील राष्ट्र थे वो क्या किसका निर्यात कर रहे थे? कच्ची वस्तुओं का। तो विकसित राष्ट्र आयात किसका कर रहे हैं? कच्ची वस्तुओं का, और निर्यात किसका कर रहे हैं? विनिर्मित वस्तुओं का। तो ये व्यापार की दिशा है, बदल रही है कि नहीं बदल रही? पहले सभी राष्ट्र क्या करते थे? अपने आसपास के क्षेत्र में ही व्यापार करते थे। धीरे धीरे समय बदला, परिवहन के साधन आए, दूरी पर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, जिन राष्ट्रों में उद्योग लगे उन राष्ट्रों ने तो किसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया? विनिर्मित वस्तुओं का। आयात किसका करते थे? कच्ची वस्तुओं का, ठीक है। जिनमें औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, उद्योग स्थापित नहीं हुए, उन राष्ट्रों ने निर्यात किसका किया? कच्चे माल का। आयात किसका किया? विनिर्मित माल का। उदाहरण ले, भारत से ब्रिटेन क्या लेके जाता था? कपास। ब्रिटेन में कपड़ा तैयार होता था, ठीक है, और कपड़े को किस में बेचता था? वापस भारत में ही बेच देता था, ठीक है। वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। आज चीन तेजी से व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह शुरू हुई 19वीं शताब्दी में, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से भारत था पहले कच्ची वस्तुओं का ही निर्यात करता था, लेकिन वर्तमान में भारत में भी औद्योगिक क्रांति का असर है, काफी उद्योग धंधे स्थापित हो गए हैं। तो भारत भी वस्तुओं का क्या करने लग गया है? विनिर्माण। अब भारत भी क्या करता है? विनिर्मित वस्तुओं का क्या करता है? निर्यात करता है। उसी प्रकार से चीन है, चीन भी विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। यानी कि इनमें भी काफी अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा होना प्रारंभ हो गया है। व्यापार संतुलन। अब हम देखते हैं व्यापार संतुलन। एक देश से दूसरे देश में कुछ वस्तुएं सेवाएं भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। ये तो आपको पता ही है। निर्यात किसको कहेंगे? यदि मान लीजिए एक राष्ट्र है ए, दूसरा राष्ट्र है बी। यदि ए राष्ट्र कोई वस्तु भेज रहा है तो उसको तो क्या कहेंगे? निर्यात। यदि ए राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से वस्तु मंगा रहा है उसको क्या कहेंगे? आयात। समझ में आई? व्यापार संतुलन के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं व्यापार संतुलन। एक तो ऋणात्मक संतुलन और एक धनात्मक संतुलन। अच्छी तरीके से समझना, ध्यान लगा के। हम बात करें श्रीलंका या चलिए सूडान, और दूसरा राष्ट्र है चीन, या चीन को भी छोड़िए आप, भारत। सूडान राष्ट्र क्या कर रहा है? भारत से ज्यादा आयात कर रहा है। क्या कर रहा है ये? और भारत क्या कर रहा है? सूडान को निर्यात। ठीक। यदि इस प्रकार से ये क्रिया चल रही है तो ये स्थिति जो होगी वो सूडान के लिए तो ऋणात्मक संतुलन होगा और भारत के लिए धनात्मक संतुलन होगा। अब भी समझ में नहीं आया आपके? अब आएगा समझ में। यदि कोई राष्ट्र ज्यादा निर्यात करता है और आयात कम करता है
तो वो स्थिति तो क्या कहलाएगी, ज्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है, तो वो स्थिति धनात्मक संतुलन कहलाएगी। कौन सी स्थिति कहलाएगी, धनात्मक संतुलन स्थिति कहलाएगी। और यदि कोई राष्ट्र निर्यात तो कम करता है और आयात ज्यादा करता है, तो वो स्थिति कौन सी कहलाएगी, ऋणात्मक स्थिति कहलाएगी। देश दूसरे देशों से वस्तुओं के खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है, तो वो स्थिति तो कौन सी कहलाएगी, ऋणात्मक। जैसे भारत ने चीन से आयात किया और उस आयात का मूल्य, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं भाई, ये मत कह देना कि साहब नहीं 2000 ही कैसे होंगे, ठीक है, 2000 रुपए का क्या किया, आयात। क्या किया, कितने रुपए का, किसने किया, भारत ने। भारत ने दूसरे देशों को निर्यात किया, कितने रुपए का, 1000 रुपए का। जिन वस्तुओं का आयात किया था उनका मूल्य तो कितना है, और निर्यात किए हुए वस्तुओं का मूल्य कितना है। अब बताओ भारत घाटे में गया या फायदे में रहा, घाटे में गया ना, तो ये स्थिति तो कौन सी बनेगी, ऋणात्मक संतुलन की। यदि मान लीजिए भारत ने आयात तो किया 1000 रुपए का और निर्यात किया 2000 रुपए का, अब बताओ भारत को लाभ मिला या हानि, लाभ, तो कौन सी स्थिति पैदा हो गई, धनात्मक संतुलन हो गया। यानी कि पहली वाली स्थिति में तो व्यापार में कौन सा संतुलन था, ऋणात्मक संतुलन, और दूसरी स्थिति में कौन सा संतुलन हो गया, धनात्मक संतुलन। तो अब देखेंगे हमें मुक्त व्यापार। अब हम देखेंगे मुक्त व्यापार, ठीक है भाई। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाएं, दो देशों के मध्य जो भी व्यापारिक बाधाएं हैं वो हटा दी जाएं, उसको क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार। क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार। मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं आपको, हमारा राजस्थान है, ठीक है, और हरियाणा है। हरियाणा वाले हमारे राजस्थान में गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन राजस्थान वाले हरियाणा को बाजरा नहीं बेच सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हो रहा है, उदाहरण ही दे रहा हूं। बाधा हो गई ना एक, कि हरियाणा वाले क्या कर सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं हमारे यहां पे, लेकिन हम हरियाणा में क्या नहीं बेच सकते, हमारे सामने क्या है, बाधा। ठीक, पहली बाधा। यदि मान लीजिए इस बाधा को हटा दिया जाए कि भाई हरियाणा वाले यदि गेहूं बेच सकते हैं तो राजस्थान वाले भी बाजरा बेच सकते हैं, कुछ भी बेचो दोनों राज्य, वो क्या हो गया, बाजार क्या, व्यापार क्या हो गया, खुल गया, मुक्त हो गया, कुछ भी बेचो मुक्त हो गया। दूसरी चीज, जैसे भारत चीन में जो भी सामान भेजेगा, चीन वाले ये बोल रहे हैं कि जो भी आप सामान भेज रहे हो उसके ऊपर हम 4% टैक्स लेंगे। चीन वाले क्या बोल रहे हैं, 4% टैक्स लेंगे। और चीन से जो सामान आ रहा है भारत में, तो चीन बोल रहा है कि हम तो कितना देंगे, 2%। व्यापार करना है तो करो वरना मत करो।
यानी कि सीमा शुल्क। चीन वाला तो कितनी ले रहा है? 4% भारत से, कि जो आप सामान भेजोगे मेरी सीमा के अंदर भेजोगे, वो सीमा शुल्क मैं कितना लूंगा? 4%। और यदि मैं सामान भेजूंगा तो आप सीमा शुल्क कितनी लोगे? 2% मात्र। तो व्यापार मुक्त हुआ क्या ये? नहीं हुआ। यदि ऐसा हो कि ये भी बोल रहा है कि चल मैं भी तेरे से 2% सीमा शुल्क लूंगा और तू भी 2 ले लेना, तो व्यापार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या किया? दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा देना क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार कहलाता है। यह मुक्त व्यापार कैसे किया जा सकता है? सीमा शुल्क खत्म करके। यदि सीमा शुल्क खत्म ही कर दी जाए कि भाई कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो व्यापार आसानी से होगा, तो इसे मुक्त व्यापार कहेंगे। यानी कि सीमा शुल्क हटा दी जाए। और ऐसा भी नहीं है, अब कुछ पहले के समय में जब WTO नहीं था, उस समय कुछ राष्ट्र ये कहते थे कि हमारे राष्ट्र में जैसे लोहा है, ठीक है, और एक बात करें हमें यूरेनियम की, ठीक है। अब अमेरिका ये बोल रहा है कि हम यूरेनियम का निर्यात नहीं करेंगे भारत को, लेकिन भारत लोहे का निर्यात हमारे को करेगा। तो ये सामान की बाधा होगी ना, तो मुक्त व्यापार थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसी बाधाओं को हटा देना, सीमा शुल्क को खत्म कर देना, क्या कहलाएगा? मुक्त व्यापार कहलाएगा। मुक्त व्यापार के गुण भी हैं और दोष भी हैं भाई। मुक्त व्यापार के फायदे भी हैं और दोष भी हैं। फायदा तो यह हुआ कि व्यापार ज्यादा से ज्यादा होगा, लेकिन कुछ दोष भी हैं। देखिए, मुक्त व्यापार के गुण देखिए। पहले, घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है। किसको भाई? घरेलू उत्पाद और सेवाओं। गुण में है ये कि हमारा देश जो उत्पादित कर रहा है माल, और दूसरे राष्ट्रों में क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो उस राष्ट्र के जो उत्पाद हैं उससे क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यदि हमारा राष्ट्र किसी जो वस्तु है उसमें अच्छा है, जैसे हम देखें कि राजस्थान में हीरे और जवाहरात की जो जड़ाई है वो अच्छी है, दूसरे राष्ट्र में बेच रहा है, तो दूसरे राष्ट्र में के जो लोग हैं वो हीरे जवाहरात कौन से राष्ट्र से खरीदना, कौन से राष्ट्र की चीजें पसंद करेंगे? भारत की। उस राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा हो गई कि नहीं हुई? ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम चीन को देखें, हमारे देश में भी खिलौने बनते हैं, चीन में भी खिलौने बनते हैं, लेकिन चीन के खिलौने अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। हम ताली देते हैं, एक गाड़ी चल के हमारे पास में आ जाती है, वापस करते हैं, वापस चली जाती है, ठीक है, और सस्ती है वो। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो कौन से खिलौने लेना पसंद करेंगे? चीन के। हमारे देश वाले जो खिलौने बना रहे हैं उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रतिस्पर्धा। तो ये एक गुण है, ठीक है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब क्या करेगा? पहले सिस्टम यही चल रहा था ना। देखिए, आपने मोबाइल देखा था, शुरू में मोबाइल देखा था, आज तो हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए। लेकिन मेरी जानकारी में जब मैंने मोबाइल देखा था तो एक चाइना का मोबाइल आया था जिसमें 4 तो वो स्पीकर थे और वीडियो भी चलती थी, ठीक है। और हमारे देश में एक नोकियो वगैरह, ये नोकियो भी नहीं था, वो भी बाहर की कंपनी है, लेकिन उसमें केवल कीपैड थे और वो ही चलाते थे हम, ठीक है। ना गाने बजते थे ना और कुछ होता था। वो आता था 4000 रुपए का और चीन वाला 2000 रुपए में आ जाता, सब कुछ आ जाता था उसमें। ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप और ये सब कुछ आ जाते थे, ठीक है। तो हमारे देश
में यहां पे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी ना उसको। अब हमारे देश ने क्या किया कि ये तो बात सही नहीं है कि हम उन्हीं का माल लें, हम भी ऐसी वस्तुएं उत्पादित करें कि जो अच्छी हो। तो हमारे देश वालों ने भी जो उत्पाद थे उसमें क्या बढ़ाई, गुणवत्ता बढ़ा दी, अच्छे उत्पाद उत्पन्न करने प्रारंभ कर दिए। तो ये गुण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ठीक है, उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, व्यापार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। मुक्त व्यापार के दोष में देखिए, विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों और उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनसे अपने उद्योग बंद होने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं, विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण देश अपने उत्पादों को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज दे। जो विकसित राष्ट्र है भाई, एक विकासशील राष्ट्र है, ये तो कैसा है, विकासशील राष्ट्र, और एक विकसित राष्ट्र है। यदि विकसित राष्ट्र में तो उत्पाद अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, अच्छे होंगे, और विकासशील राष्ट्र में उत्पाद कमजोर होंगे, तो वहां पर विकासशील राष्ट्रों में इस उत्पाद को भेज दिया। अब ये जो विकासशील राष्ट्र है, ये विकासशील राष्ट्र को क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, उद्योग धंधे बंद करने पड़ेंगे। उत्पाद, जो भी उत्पाद ऐसा है जो विकसित राष्ट्र है वो अपने उत्पाद किस में भेज रहा है, विकासशील राष्ट्र में भेज रहा है। उस विकसित राष्ट्र के उत्पाद अच्छे हैं, गुणवत्ता है उनमें, तो इस राष्ट्र में जो उत्पाद है वो कौन से उत्पाद खरीदे जाएंगे, विकसित राष्ट्र वाले। कौन से खरीदे जाएंगे, विकसित राष्ट्र वाले। तो विकसित राष्ट्र वाले यहां पर तो इसको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी ना, अपने उत्पादों के लिए करनी पड़ेगी ना, तो ये यहां पर प्रतिस्पर्धा करेगी। तो इससे उस विकासशील देश राष्ट्र की क्या प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ये इसका दोष है। एक दोष हम कल पढ़ेंगे, डंप वस्तुएं। कौन सी, डंप करना। डंप करना क्या होता है, इसका अध्ययन हम कल की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।